नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 8 यानी कि वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जिसकी डेट है 19 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसमें से हमने पिछली बार भी पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, और इस बार हम पढ़ेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था संविधान होता क्या है, संविधान बनने में कितना टाइम लगा और हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या बना। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों के मन में आने लगे थे, क्योंकि जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो तभी उनके दिमाग में आने लगे थे भाई संविधान भी निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमारे देश को आज़ादी मिलेगी तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की भी जरूरत है। स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए ये भी दिमाग में आ रहा था कि हम स्वतंत्रता तो मांग रहे हैं और स्वतंत्रता हमें मिल भी जाएगी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा संविधान होगा वो किस तरीके का होगा। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी के बराबर अधिकार होंगे। अब ये उन्होंने सोचा, क्योंकि अभी जो थे हम ब्रिटिशर्स के, जो अंग्रेज थे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे, तो अभी उन्होंने सोचा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, सभी की सरकार में हिस्सेदारी होगी। परंतु इतनी विविधता वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था, क्योंकि विविधता मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीजें हैं ना। क्या इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। कितने लोगों ने? 300 पीपल, 300 लोग लगे इस चीज को, संविधान को बनाने के लिए, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान की एक सभा बनाई गई, संविधान सभा, और उसमें 300 लोगों को सदस्य बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा की बैठकें लगभग 3 साल तक होती रही। 3 साल तक वो मीटिंग्स करते रहे, क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद जाकर और काम करते रहे, मीटिंग करते रहे, उसके बाद जाकर हमारा संविधान बना। 3 साल कैसे, हमने पढ़ा ना, 2 साल 11 महीने और कुछ दिन, तो वही है 3 साल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसको प्रारूप समिति भी कह सकते हैं, आप निर्मात्री समिति भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका बड़ा ही योगदान है हमें किस चीज़ का, हमारे संविधान बनाने में। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, है ना। बड़ी जिम्मेदारी तो होगी, इतना विशाल देश और उसका संविधान बनाना, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। उथल पुथल से कैसे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, पार्टीशन भी हो गया, मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी बन गया, तो और भी दिक्कत आ गई थी। अब ये चीज़ भी चल रही है और हमारा संविधान भी बनना है। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज कर दिखाया। अब उन्होंने हमारे लिए फिर भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से करा, जो हमने अपनी संविधान सभा बनाई थी 300 सदस्य की, अपनी पूरी लगन से करते हुए उन्होंने हमारा संविधान बनाया, दस्तावेज जिसमें वो रूल्स और रेगुलेशंस, नियम लिखे हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। मतलब ऐसा संविधान बनाया उन्होंने जिसमें हमारी राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप, मतलब क्यों है, हमारे अलग धर्म हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग पहनावा है, अलग रहने का तरीका है, तो वो चीज़ भी हम एक साथ बंधे रहें, और हमारा जो लोग हैं अपनी अलग अलग कल्चर भी, अपनी अपनी संस्कृति को अपनी जीवित भी रख सकें, ऐसा संविधान बनाया। ठीक है, संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम कह लीजिए क्या है। देखिए, संविधान के मुख्य लक्षणों में सबसे पहला तो है हमारा संघवाद। संघवाद का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न
स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना। संघवाद का मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्तर पर अलग तरीके से, जैसे सबसे पहला तो होता है केंद्र पे, जो सेंट्रल स्तर पे पूरे इंडिया को देखेगा, वो होती है केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल होती है, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार है। द्वितीय होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार कैसे, जैसे अलग अलग स्टेट की, दिल्ली की अलग, यूपी की अलग, हरियाणा की अलग, पंजाब की अलग, इस तरीके से। जैसे हमारे दिल्ली में राज्य सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की, और जिस आम आदमी पार्टी में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। तो ये जो गांव होते हैं वहाँ पे तो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत होती है वहाँ पे, लेकिन जो शहर होते हैं वहाँ पे नगर निगम होता है। तो हमारे दिल्ली में क्या है, नगर निगम, एमसीडी है ना, वो जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये सब इस तरीके से 3 चीज़ों में जो बांट दिया है, इसको बोलते हैं संघवाद। ठीक है, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लेना। और बच्चों, आप अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ हर बार। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, क्योंकि जब एक होता है, मतलब उनको हर मुद्दे पे कैसे वो एक चीज़ में करेगा, जिससे कि हर मुद्दे पे मतलब अपना अलग से अधिकार रहे। मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ बनाई गई है। और ये कैसे पता चलेगा किन मुद्दों पे कौन सी सरकार बात करेगी, किन मुद्दों पे राज्य करेगी, किन मुद्दों पे ये करेगी। तो इसके लिए इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है, सूचियाँ बनाई हैं, लिस्ट, कि कौन कौन से क्या करने हैं। अब आपको क्रियाकलाप क्या करना है, एक्टिविटी। आपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, यानी कि जो एमपी है या फिर एमएलए हैं, निगम पार्षद के नाम लिखने हैं। पता लगाना है किस प्रकार की सरकारें राज्य और अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? पहला प्रश्न तो ये है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। संविधान का निर्माण करते समय कई चुनौतियां थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक जैसी भाषा थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। तो ये सब क्या थी? ये सब चुनौतियां थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा, राइट। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। संघवाद का अर्थ होता है देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की और उसकी। ठीक है, आप उसमें ये लिख भी सकते हैं, या इतना भी आपके लिए बहुत है। ये संघवाद का अर्थ यही होता है। ठीक है, वो तो 3 स्तर है। अच्छा, अब देखिए, अब है हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो बच्चों इसमें आप जो तीसरा क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो बच्चों हम लिख देंगे, अभी हमने पढ़ा था संघवाद क्या है, अब तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाएं लिख देंगे। पहली है हमारी केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार, और तीसरी है पंचायती राज व्यवस्था या फिर नगर निगम प्रशासन। ठीक है, तो ये हमारे हो गया तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा है। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लिखिए। बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों इसका आंसर आप ही लिखिए। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप चौथे प्रश्न का उत्तर ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं हमारी एक्टिविटी में क्या है। आपको देखो, आपको पता लगाना है कौन सी किस चीज़ में है। ठीक है, तो आपके जो बैंक है वो किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपकी केंद्र सरकार के अंदर। तो आप इसको 3 कॉलम बना लेना। एक बनाना है आपको केंद्र, दूसरा बनाना है आपको राज्य, और तीसरा बनाना है आपको नगर निगम और पंचायती राज वाला। ठीक है, तो 3 कॉलम बना के जो इसके नीचे आते हैं इसके नीचे लिखो, जो राज्य सरकार के नीचे आते हैं उसके नीचे, जो नगर निगम के नीचे आते हैं नगर निगम के नीचे लिखो। ठीक है, तो जैसे बैंक आते हैं केंद्र सरकार के, स्कूल आते हैं राज्य सरकार के अंदर, और जो डिस्पेंसरी आती हैं ये भी आपकी किसके अंदर आती हैं? ये भी आती हैं आपकी राज्य सरकार के अंदर। पुलिस भी आपकी राज्य सरकार के अंदर आती है ना। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल दोनों तरीके से आते हैं, तो आप इसको राज्य सरकार के अंदर भी लिख सकते हैं। और जो सांसद होते हैं ये केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं, जो विधायक होते हैं वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपको इनके नीचे लिख लेना है कौन सी चीज़ किसके नीचे आती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बची है, वो क्या है, आपको कोरोना से बचने के लिए जो करना है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहनना है। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी है। आप भूल जाते हैं, वर्कशीट में याद दिला रहे हैं आपको बार बार, तो आप भूलो नहीं बच्चों, आप तो बड़े बच्चे हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, होपफुली आपको ये बात भी याद रहेगी। चलिए बच्चों, मैं आपकी दूसरी वर्कशीट लेके आऊँगी, तब तक कि आपको क्या काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, तो एक कमेंट भी छोड़ा करिए प्लीज़। थैंक यू।